डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम थर्मोडाइनमिक्स का लास्ट लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। मैंने सिंपल सी आपको जो थर्मोडाइनमिक्स में चार लॉ बताए थे। पहला आपका लॉ था जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दूसरा था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तीसरा था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और चौथा हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जनरली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो अरेंजमेंट होता है वो परफेक्टली होता है। ठीक है। और बोलता है कि जो भी एंट्रोपी होती है किसी भी प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, उसकी वैल्यू 0 केल्विन के ऊपर 0 होती है। इट मीन्स दैट कि डेल्टा एस की वैल्यू भी 0 होती है, और एट जब टेम्परेचर की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 केल्विन होती है। यह जो एस है आपका, वो क्या डिनोट करता है, एंट्रोपी को डिनोट करता है। रही बात चार लॉज की, तो हमने चार लॉज पढ़े थे। पहला आपका क्या था, जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसे साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी कह देते हैं। द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट सेम टेम्परेचर। इसका ये था कि जब दो बॉडी तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो बॉडी भी आपस में क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं उस सेम टेम्परेचर के ऊपर। उसे हम जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कह देते थे। हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या जनरली डी यू बराबर है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर जो डेल्टा ई है, डेल्टा यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका इंटरनल एनर्जी था, क्यू आपकी हीट थी, डब्ल्यू आपका वर्क था। अगर मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में बताऊँ तो इंटरनल एनर्जी क्या, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ energy is known as internal energy, and it must be noted that कि internal energy is a function of temperature only। यानी जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें था द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स system plus surrounding must be increased in a spontaneous process. Spontaneous process are those processes which are naturally occurring, or those processes are known as spontaneous process. And the total entropy, which is the sum of entropy of the system plus entropy of the surrounding, it's always increasing in a spontaneous process. It means that delta S total plus delta S total बराबर है delta S system plus delta S surrounding is greater than जीरो। अब थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पहले बताया कि एंट्रोपी ऑफ द प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, देयर इज नो ऑर्डर। इट मीन्स दैट एस टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या है, परफेक्ट है। अगर मैं इसमें सिंपल सी बात करता हूँ तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये कोई पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तो अगर ये इसमें टी की वैल्यू जीरो है तो एस की वैल्यू भी जीरो होगी। उसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट भी होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसकी अगर वैल्यू ये अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर या लेस देन जीरो होगा, एस्ट्रोबी भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होगी, ये क्या टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसके बाद आता है कि सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है कि जो एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। आल्सो लिमिट टी टेंस टू जीरो, डेल्टा सी पी is equal to 0, as well limit t tends to 0, delta s is equal to 0, where delta cp and delta s is the change in specific heat capacity at constant pressure and change in entropy. Its both value is 0 at absolute 0. Now the main concept is what is the third law of thermodynamics and what is its application. What is the application?
बोलता है कि थर्ड लॉ की हम जानते हैं कि थर्ड लॉ ये बताता है कि टेम्परेचर की वैल्यू जब जीरो होती है तो एंट्रोपी की वैल्यू भी जीरो होती है और आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। अगर बोलता है कि इस थर्ड लॉ की सहायता से हम किसी भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर जो क्या है मोर देन जीरो है उसके ऊपर उसकी वैल्यू उस हम एंट्रोपी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। So that is, it is used for the calculation of absolute entropy of solid, liquid and gases at any desired temperature। यानी इसकी सहायता से हम लिक्विड की, गैस की, सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर। इसको स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी दैट इज डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी value at any desired temperature. Its value is 0 at absolute 0, but we know that delta S is equal to dq by t. Further we know that cp is equal to dh by dt. Here heat represented by q, so cp is equal to dq by dt, so dq is equal to cp into dt. Automatically equation 1, putting the value of equation 2 in equation 1, we have दैट इज डी एस बराबर है सी पी डी टी बाई टी आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज जीरो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट डिजायर्ड टेम्परेचर व्हेन वी कैन चेंज द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी सी पी इंटू डी टी बाई टी। इट मीन्स दैट एस टी माइनस एस जीरो इज इक्वल टू एस टी। तो हमारे पास एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो टू टी इंटू सी पी डी एल एन टी बाई ये डी टी बाई जो टी है इसको हम डी एल एन टी लिख सकते हैं। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट डिजायर्ड टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड ओनली। सॉलिड के केस में इस केस ये जो आपका एस टी है एंट्रोपी एट डिजायर्ड टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जीरो से टी, सी पी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है एंड डी एल एन टी ये आपका क्या है वेरिएशन इन टेम्परेचर है। अगर हमें वेरिएशन टेम्परेचर का पता हो, हमें सी पी की वैल्यू का पता हो तो हम किसी भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलता है कि जो आपका सॉलिड है उसको एंट्रोपी उसकी एंट्रोपी निकालने का एक और फार्मूला भी है जिसे हम डिवाइड टी क्यूब लॉ कहते देते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द डिवाइड टी क्यूब लॉ। एक नया लॉ है वो ये बोलता है कि जो सी पी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए टी क्यूब के बराबर होती है। यहाँ पे सी पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए टी क्यूब के बराबर। पुट कर दिया मैंने उस वैल्यू को तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सी टी इज इक्वल टू जीरो टू टी वन इंटू टी वन से टी, यहाँ पे सी पी इंटू डी टी बाई टी प्लस टी वन टू टी सी पी इंटू डी टी बाई टी। इस केस में हम क्या करेंगे कि मान के चलिए जो आपका टेम्परेचर है वो जीरो से किसी मिड टेम्परेचर के बीच में वेरी करता है, फिर वो लास्ट में अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, वेरी करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए वेयर टी इज़ ग्रेटर देन 10 एंड टी इज़ लेस देन 15। ऑटोमेटिकली हमारे पास इसकी जब मैं इंटीग्रेशन इक्वेशन करता हूँ तो मेरे पास सिंपल सा क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाएगा जीरो टू टी वन सी पी डी टी बाई टी क्या आ जाएगा, जीरो टू टी वन ए टी स्क्र इंटू डी टी बाई टी बराबर है 1/3। जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 80 स्क्र आ जाएगी, 80 क्यूब आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया कि जो एस टी था उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/3 इंटू सी पी, क्योंकि इसकी वैल्यू 80 क्यूब किसका है, क्या है ये सी पी है, एट टी वन प्लस टी वन से टी टू सी पी डी एल एन टी। ये रिक्वायर्ड फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द डिवाइड टी क्यू लॉ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी डिजायर्ड टेम्परेचर। अगर आपको क्या दिया है, उसने कोई मिड टेम्परेचर दे रखा है डिज़ायर्ड टेम्परेचर से पहले, तो उस केस में हमें ये डिवाइड टी क्यूब लगाना पड़ेगा और उसमें सी टी की वैल्यू 1/3 सी पी एट टी वन प्लस टी वन से टी टू सी पी डी एल टी के बराबर होगी। अब हमें इसके बाद हमने क्या करना है, हमने गैसेस की पता करनी है, हमने लिक्विड की पता करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उस केस में फेस चेंज होता है, और जब भी फेस चेंज होते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू जो होती है
वो भी उस फिजिक्स के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कर रखे थे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर अ लिक्विड एंड गैसेज। तो हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एफ। तो हमारे पास स्टार्टिंग में सॉलिड के केस में फार्मूला क्या है कि डेल्टा एस वन इज इक्वल टू 0 to TF Cp सॉलिड इंटू DLNT। अच्छा, अब हमें किसकी पता करनी है, लिक्विड की पता करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, S3 इज इक्वल टू TF/TB Cp इंटू DLNT। ये आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा। फिर हमारे पास जब हमने इसको लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S4 की वैल्यू आ जाएगी कि डेल्टा HB/T। इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा TF। यहाँ पे एक वैल्यू आनी थी कि डेल्टा जो डेल्टा S है, S2 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा HF/TF। ये इसमें मिसिंग है, आप इसको देख लेना। यानी जब जो आपका डेल्टा S2 है, चेंज इन एंट्रोपी डिज़ायर्ड टेम्परेचर से पहले लिक्विड के केस में, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होगा उस केस में जो आपकी हीट dQ/T जो आपकी हीट थी वो चेंज होगी। यहाँ पे हीट क्या होगी, इन टर्म ऑफ फ्यूज़न होगी, और टेम्परेचर आपका क्या होगा, फ्यूज़न टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हमारे पास डेल्टा S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, HF/TF आ जाएगा। S3 के केस में सेम रहेगा कि जब हम लिक्विड को किस्म के अंदर चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, उस केस में जो टेम्परेचर होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, TF/TB SP इंटू ये, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके केस में आ जाएगी, लिक्विड के केस में आ जाएगी DLNT। और बोलता जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं लिक्विड को वेपर के अंदर, तो S4 की वैल्यू क्या होगी, उस केस में जो हीट निकलेगी फेज चेंजेस के कारण वो हमारी निकलेगी वेपराइजेशन की टर्म में, तो डेल्टा HB/TB। तो लास्ट में हमारे पास जब गैसेस के केस में हमारे पास S5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, TB/T Cp इंटू गैस DLNT आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर गैसेस तक का है वो उसके अंदर 5 तरह के एंट्रोपी का चेंज होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। यहाँ पे डेल्टा S1 की वैल्यू क्या है, 0 to TF Cp सॉलिड DLNT प्लस जब ये लिक्विड गैन चेंज होगा उससे पहले फेज चेंज होगा, ऑटोमेटिकली डेल्टा S2 की वैल्यू आ जाएगी HF/TF। आपका जब लिक्विड जो है, सॉलिड जो लिक्विड के अंदर चेंज होगा उस केस में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉर्मेशन होगा, उस केस में आ जाएगा TF/TB Cp लिक्विड इंटू DLNT। उसके बाद जब लिक्विड से गैसेस के अंदर चेंज होगा, जो आपका एंट्रोपी का फेज चेंज होगा, उस केस में फार्मूला हो जाएगा डेल्टा HB/TB प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा TB/T डिज़ायर टेम्परेचर आ जाएगा, Cp गैस आ जाएगा, DLNT। जो फर्स्ट 2 टर्म है, पहला टर्म जो है वो सॉलिड के लिए है, ये 3 स्टेप जो है वो लिक्विड के लिए है, और 5 स्टेप जो है वो किसके लिए है, गैसेस के लिए है। ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ये किस तरीके से सारा का सारा चेंज हो रहा कि स्टार्टिंग में आपका एंट्रोपी की वैल्यू क्या थी, dQ/T थी, आपने डिज़ायर टेम्परेचर के ऊपर निकाली, फार्मूला आपका चेंज हो गया, Cp लिक्विड इंटू DLNT हो गया, टेम्परेचर T टेंड्स टू 0। पर जब कोई हमने उसके बाद लिक्विड की निकालनी चाहिए, उससे पहले उसके अंदर फेज चेंज होगा, फ्यूजन की टर्म में हीट रिलीज होगी, फिर हमारे पास जो आपका लिक्विड का निकलेगा उसकी वैल्यू किसकी होगी, जो वो हमारे पास टेम्परेचर जो है TF से TB के अंदर चेंज होगा, जो हमारे पास Cp था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो गैसेस की हो जाएगी DLNT। फिर हमारे पास गैसेस के निकलने से पहले फेज चेंज होगा, हमारे पास जो हीट थी उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा, और लास्ट में हमारे पास जब इसको हम गैसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से
टी गैसेज उसका जो डिज़ायर टेम्परेचर था वो आ जाएगा, और हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट थी वो इन टर्म ऑफ गैसेज हो जाएगी, और डी एल एन टी आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से हम वेरियस पैरामीटर को, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, उनकी एंट्रोपी की वैल्यू को डिज़ायर टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।